जय हिंद। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार। इसको हम लाइन बाय लाइन सभी को पांचवा चैप्टर को पढ़ते हैं और इससे समझाते हैं। इससे के बाद इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन, रिक्त स्थान, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम लोग उपभोक्ता अधिकार का स्टार्ट करते हैं। उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे। किस तरह के न्याय को पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। गरीबी को मिलेगी सस्ती दालें। ये देखिए, एक कटिंग है। गलत दावा देने से महिलाओं की मौत। ये सब पे आप ज़रूर जागरूक हों और जब भी कुछ खरीदें तो उसमें जैसे आप खाने पीने वाले सामान को देखें तो उसमें गारंटी वारंटी और उसका कब बना हुआ है, कब एक्सपायर करेगी, ये सब ज़रूर देख लें। निम्न हकीमों के विज्ञापन पर सरकार की नोटिस। जो भी विज्ञापन आते हैं उसको पे सरकार की नोटिस रहती है कि क्या को आप नियम से चलना है, उसको में आपको जाना है या नहीं जाना है। बहुत सारे क्राइम, साइबर क्राइम आजकल आके दुनिया में आ गए हैं, लुटेरे आ गए हैं जो आपको गलत राह में ले जाएंगे। सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ उपभोक्ताओं के विश्वास पर बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल। बहुत सारे ऐसा अस्पताल हैं जहां बिना डॉक्टर के हैं और ऐसे ही प्रैक्टिस में ही अपना सभी काम चलाते हैं, तो ऐसे से बचें। प्रदूषित पानी की एक बहुत बार आपको सरकार के द्वारा जनहित याचिका में निकलती है कि आप ज़रूर अच्छे पानी पिएं, उससे अगर कुछ भी परेशानी हो तो चेक करवा लें। बाज़ार में उपभोक्ता। बाज़ार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाज़ार में तब होती है जब वे अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती है। पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता या वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, खरीदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे अपना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर दे सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों में झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती है और प्रायः
उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमज़ोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता को कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरण, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लगते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, या मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती है। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही थी। अधिक पूंजीवादी, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पादक बेहतर हैं, संबंधित वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता है। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण में से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब तक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीद बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि वह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदने ते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुरक्षित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दी है। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैच्छिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक
उपभोक्ता संस्थाएं वृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ और राशन दुकानें में होने वाले अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या भी भारी वृद्धि हुई है। उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपरोक्त तरीके अपनाने के हेतु राष्ट्रों के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनों सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाला समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 में भी अधिक देशों के 240 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। आज कोपरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। उपभोक्ता अधिकार। सुरक्षा सबका अधिकार है। रेजी का कष्ट। रेजी मंथु कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अंधा हो गया। उनके पिता ने सेवा में चिकित्सा को गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि समुच्चा सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने की निर्देश दिया। रेजी की व्यवस्था यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉच होता है, जो यदि खराब हो गया तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो जा सकता है। सेफ्टी लॉन्च के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हमें
बाजार में निम्न गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण करना उचित रूप से नहीं हो रहा है। उपभोक्ता आंदोलन में भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारी उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में भी होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधित निर्देश प्राप्त करेंगे। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारी देने पड़ती है? यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु खरीदने के मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने को अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगों बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है और जो अपने अधीन नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। RTI की एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। इंतजार। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक के नौकरी पाने के लिए सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया, क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। आओ इन पर विचार करें। ये कुछ आपका प्रश्न टाइप पे दिया हुआ है, इसे पढ़ें और विचार कीजिए उससे संबंधित। आगे है ट्रेन के अधिकार का उल्लंघन, पैसे लौटाए गए। अंसारी नगर की अभिरामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है। इसीलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की
तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने को लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों के और व्यावसायिक संस्थानों के विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी जा सकती है। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, तब आपको चुनने का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। आओ इन पर विचार करें। ये विचार वाले प्रश्न हैं, इसको देख ले अच्छे से। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें जो पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है। ये उदाहरण है जिनमें उपभोक्ता के अधिकारों को अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती है। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहा जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपने बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की ज़रूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुँचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर की उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। इन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा चुके हैं। अपने बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। दूसरा है, प्रकाश को यह पता चला कि रुपये उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस के मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। चौथा नंबर है, पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्न का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। पांचवा है, प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संस्थान परिषद में सलाह लेने के जाते हैं। छठा, प्रकाश तब एक नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं।
और अदालत के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। 7वां है वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। 8वां है अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं। 9वां जज अदालत का फैसला सुनते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से भी जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता को प्रतिनिधित्व भी करती है। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो अपने निवासी कल्याण संघ का नाम पट अवश्य देख होंगे। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत 20 लाख से 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम से उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। आओ इन पर विचार करें, निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। अरिता जिला उपभोक्ता अदालत में एक मुकदमा दायर करते हैं। यह शिकायत के लिए पेशेवर व्यक्ति से मिलते हैं। वह महसूस करती है कि दुकानदारों ने उसे दोष मुक्त सामग्री दी है। वह अदालती कार्यवाहियों पर भाग लेना शुरू करती है। वह शाखा कार्यालय जाती है और डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है। अदालत के समक्ष पहले उससे बिल और वारंटी प्रस्तुत करने को कहती है। वह एक खुदरा विक्रेता से दीवार घड़ी खरीदती है। कुछ ही महीने के भीतर न्यायालय ने खुदरा विक्रेता और आदेश की उसकी पुरानी दीवार घड़ी की जगह बिना कोई अतिरिक्त मूल्य के उसे एक नई घड़ी दी जाए। जागरूकता उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जब हम विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करते हैं, श्रेष्ठ चुनाव कराने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देखें। आप क्या सोचते हैं? कोपरा अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सके। अपने टेलीविज़न चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। ISI और एग मार्क। विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI, एग मार्क या हॉल मार्क के शब्द चिन्ह
लोगों को अवश्य देखे होंगे। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तो वे शब्द चिन्ह, लोगों और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह, लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मापदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मापदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर्स, खाद्य रंग एवं उनमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल आदि, इनके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आओ इन पर विचार करें। ये जो शब्द कोश दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़िए और इसके बारे में आप जवाब देखिए। उपभोक्ता आंदोलन को आप आगे बढ़ाने के संबंध में 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत इन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिसमें से केवल 20 से 25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और समानता प्राप्त है। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं की वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा बाज़ार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती है। दोष युक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 20 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमज़ोर हैं। इस प्रकार बाज़ारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की ज़रूरत है। यह अवसर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए सुरक्षित प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की ज़रूरत है। अब अभ्यास के प्रश्न है। अभ्यास के प्रश्न में आपका MCQ प्रश्न दिए हुए हैं, अति लघु प्रश्न दिए हुए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। इस सभी प्रश्नों को अब हम अच्छे से देखेंगे और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, लिख कर प्रैक्टिस करें और लिख कर इसको याद कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्न में से सही विकल्पों को चुनाव करें। उपभोक्ता आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा C, 1960 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर होगा A, अक्टूबर 2005। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु किस निशान का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा D, एग मार्क। MRP का पूर्ण अर्थ है?
इसका आंसर होगा बी, अधिकतम खुदरा मूल्य। पाँचवां, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा कब बनाया गया? इसका आंसर है बी, 1986 में। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 24 दिसंबर को। 7वां, जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है? इसका आंसर होगा बी, 20 लाख रुपए। एक मेडिकल शॉप ने रमेश को एक्सपायरी डेट की दवा बेच दी, जिसके तहत वह उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर सकता है। इसका आंसर होगा ए, सुरक्षा का अधिकार। सामान खरीदने समय हमें प्राप्त करना है। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों, गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, रसीद। जागो ग्राहक जागो एक नारा है। इसका आंसर है ए, उपभोक्ता जागरण। उपभोक्ताओं की जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के। आंसर है डी, उपरोक्त तीनों, गुण का, मात्रा का और निर्माण सामग्री का। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? इसका आंसर है सी, 30 दिन। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 14, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है? इसका आंसर है डी, शुल्क नहीं लगता। 15, वह प्रक्रिया जिसमें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को किसी अन्य पदार्थ की मिलावट के माध्यम से हम कम किया जा सकता है। आंसर है ए, मिलावट। बाजार में उपभोक्ता की आशोषण किन रूप में होता है? इसका आंसर था डी, उपरोक्त सभी। क्या बिल प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है? इसका आंसर होगा हाँ, ए आंसर होगा। उपभोक्ता संरक्षण में क्या नहीं आता? इसका आंसर होगा डी, कम मूल्य वसूलना। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सामग्री के मानक निर्धारक संस्था की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ए, 1963। हॉलमार्क लोगो किस वस्तु पर लगाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, सोने के आभूषण। निम्नलिखित में कौन सा भारत में मानकीकरण प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है? इसका आंसर होगा डी, कोपरा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन शिकायत कर सकता है? आंसर होगा ए, उपभोक्ता। क्या उपभोक्ता को आयोग में अपने मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील की आवश्यकता है? आंसर है ए, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है? इसका आंसर है सी, राज्य आयोग। हमारे देश में कितना उपभोक्ता संगठन है? इसका आंसर है ए, 700 से अधिक। उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है? आंसर है डी, यह सभी समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक करना होना, नई दिशा प्रदान करना, सक्रिय भागीदारी। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सक्षम होना, निपुणता, ज्ञान एवं सचेत। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ए, डाक सेवाएं। पैकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा डी, यह सभी। निर्माण की तिथि, एक्सपायरी डेट, मूल्य। उपभोक्ता अधिकार क्या है? आंसर होगा ए, अपना अधिकार प्राप्त करना। एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्न। रेजी मैथ्यू ने उपभोक्ता निवारण समिति में कितनी मुआवजे की राशि का दावा किया? इसका आंसर होगा 5 लाख की। प्रकाश ने अपनी शिकायत दर्ज कहाँ की? प्रकाश ने अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराया। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कौन सा नारा दिया गया? जागो ग्राहक जागो का नारा दिया गया। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए किस प्रणाली का गठन किया? भारत सरकार द्वारा किस प्रणाली का गठन किया गया? इसका आंसर होगा त्रिस्तरीय प्रणाली का
जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। बाजार में नियम एवं विनियम क्यों बनाया गया? बाजार में नियम एवं विनियम उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया। आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जब भी व्यक्ति जो अंतिम वस्तुओं का उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता के शोषण के दो मुख्य कारण बताएं। उपभोक्ता को सूचना का अभाव, उपभोक्ता वर्ग का अशिक्षित होना। बाजार का क्या अर्थ है? किसी भी स्थान पर विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा क्रय विक्रय किया जाना ही बाजार कहते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? उपभोक्ताओं को संरक्षण, उपभोक्ताओं का जागरूक करने एवं शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 बनाया गया। उपभोक्ता वस्तु की गुणवत्ता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? भारत में वस्तुओं की गुणवत्ता को निर्धारण विभिन्न वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के मार्क का प्रयोग करके किया जाता है, जैसे ISI, एग मार्क, हॉलमार्क इत्यादि। राजीव मैथ्यू ने अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराई है? राजीव मैथ्यू ने अपनी शिकायत उपभोक्ता शिकायत केंद्र में दर्ज कराई और अपना अधिकार लिया। रमेश एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है। रमेश को क्या ध्यान रखना चाहिए? रमेश जब बिस्किट का पैकेट खरीदेगा तो वह निर्माण की तिथि, एक्सपायरी डेट का एवं एग मार्क का चिन्ह पर ध्यान देगा। लघु उत्तरीय प्रश्न। सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? सूचना का अधिकार का अर्थ है कोई भी व्यक्ति अभिलेख, ईमेल द्वारा निर्गत आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों इत्यादि के रूप में ऐसी सूचना प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है। यह वर्ष 2005 में एक कानून के तहत पूरे देश में लागू किया गया। सूचना अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन दे सकता है और आवेदन के 30 दिनों के अंदर व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराई जाती है। यह आम जनता के हाथों में एक बड़ी शक्ति है। आप उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्य का वर्णन करें। उपभोक्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन जागरूक होकर एवं वस्तुओं के बारे में सही सूचना प्राप्त कर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, जो निम्न है। उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदते समय रसीद जरूर लेने चाहिए। उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदते समय वस्तु की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच कर लेनी चाहिए। वस्तु की गुणवत्ता का चिन्ह जैसे ISI, एगमार्क की जांच कर लेनी चाहिए। वस्तु की गारंटी एवं वस्तु की वारंटी के साथ एक्सपायरी डेट की जांच कर लेनी चाहिए। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संगठन बनाना चाहिए जिसमें उपभोक्ता अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। हमें उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की जानकारी रखनी चाहिए और समय आने पर मांग भी करनी चाहिए। इस प्रकार हम उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। उपभोक्ता का शोषण किन किन कारणों के द्वारा होता है? आज के इस आधुनिक बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कई प्रकार से किया जाता है, जिनमें से कुछ कारण निम्न हैं। दुकानदारों के द्वारा मिलावटी वस्तुएं की आपूर्ति करके नकली वस्तुओं का उत्पादन, MRP में से अधिक कीमत वसूल करके विक्रेता द्वारा वस्तुओं का माप तौल में कमी करके विक्रेताओं द्वारा विक्रेताओं को सही जानकारी नहीं देना, वस्तुओं में सुरक्षा उपकरण की कमी करके, इन प्रक्रियाओं द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कम करने की आवश्यकता है। भारत में किन कारणों से उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ? संक्षेप में वर्णन करें। आधुनिक भारत में उपभोक्ताओं के शोषण एक पुरानी समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और व्यापार के विस्तार के साथ समस्या और भी बढ़ती गई है। उत्पादन प्रक्रिया से सरकार ने अपने नियंत्रण लगभग हटा दिया है। भारत में उपभोक्ता शोषण और भी गंभीर होती जा रही है, जिसके कारण उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारतीय संसद में
24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया जिसे उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता को विस्तार करके प्रयास किया जा रहा है। भारत में उदारीकरण के कारण उत्पादन प्रक्रिया में अत्यधिक विस्तार हुआ। इसके कारण नकली वस्तुओं के निर्माण होने लगा। दूसरा, भारत में सूचना तकनीकी की कमी के कारण उपभोक्ता तक सही सूचना नहीं पहुंच पाती है और शोषण होता है। तीसरा है, विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं की वस्तुओं के बारे में सही जानकारी नहीं दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता गलत चुनाव कर लेते हैं। चौथा है, भारत में विक्रेताओं द्वारा वस्तु बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है। पाँचवा है, भारत में बहुत से उपभोक्ता शिकायत केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। इस सब कारणों के कारण भारत में उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत हुई और यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रही है, जिससे उपभोक्ताओं में जागरूकता का विस्तार हो रहा है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन करें। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा कानून 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को कई प्रकार के अधिकार दिए गए, जो निम्न हैं। चुनने का अधिकार, आप चुन सकते हैं कितना सामान चाहिए, क्या चाहिए, किसी के आप दबाव में वो काम नहीं कर सकते हैं। ये आपको उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के अंतर्गत चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचना का अधिकार, कोई भी वस्तु का आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि उसका उपभोक्ता द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा एवं शुद्धता का स्तर, मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे उन वस्तुओं के बिक्री से अपना बचाव कर सकते हैं जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। शिकायत निपटाने की अधिकार, उपभोक्ताओं के शोषण एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान और शिकायतों का सही प्रकार से निपटाए जाने का अधिकार प्राप्त है। सुनवाई का अधिकार, भारत में लगभग 700 से अधिक उपभोक्ता शिकायत केंद्र हैं, जहां उपभोक्ता के हितों से जुड़े शिकायतों का निवारण किया जाता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, 1986 के कानून में प्रावधान है कि उपभोक्ता को शिक्षित एवं जागरूक करने का अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार से उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान हो रहा है। उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है? वैश्वीकरण एवं उदारीकरण देश के इस युग में उपभोक्ता जागरूकता की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उत्पादन की होड़ में वस्तुओं का गुणवत्ता, मात्रा एवं मूल्य से संबंधित दोष उत्पन्न हो रही है, जिसकी सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ रहा है। उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियम का निर्माण काफ़ी नहीं है। इन नियमों के प्रति उपभोक्ता को जागरूक करना चाहिए, जिससे उसकी सुरक्षा हो सकती है। उपभोक्ता जागरूकता के उत्पादकों एवं विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण पर लगाम लगाई जा सकती है। माप तौल में गड़बड़ी, गलत सामान या गलत सूचना देने कर सामान बेचने का पर उपभोक्ता अपने यथोचित अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। उपभोक्ताओं के जागरूक होने से उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा विक्रेताओं के अनैच्छिक एवं अनुचित व्यवस्था पर रोक लगेगी। उपभोक्ता जागरूकता होने पर वह गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं उचित मूल्य पर क्रय कर सकता है। जागरूकता ही बचाव का उपाय है। इस प्रकार के उपभोक्ता जागरूकता होकर अपने जीवन शैली को सुधार सकता है। इसीलिए उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। उपभोक्ता अदालत एवं उपभोक्ता संरक्षण परिषद में
स्पष्ट करें। उपभोक्ता अदालत एवं उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अंतर निम्न है। उपभोक्ता अदालत। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत त्रिस्तरीय न्याय तंत्र स्थापित किया, जिन्हें जिला मंच, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग अदालतों को निर्माण किया जाता है, जहां उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण होता है एवं उपभोक्ताओं को न्याय प्राप्त होता है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद। भारत में लगभग 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न ऐच्छिक संगठनों का निर्माण हुआ है, जिन्हें उपभोक्ता फोरम का उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। पर एक प्रकार की कानूनी उपाय है जो भारत सरकार ने 1986 अधिनियम के द्वारा अपनाया गया है। उपभोक्ता अपने एकजुटता का प्रदर्शन कैसे करते हैं? उपभोक्ता अपनी एकजुटता को दर्शाने के लिए निम्न माध्यमों का अपनाते हैं। आपसी सहयोग। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को अदालत में मुकदमा दायर करने से संबंध में दिशा निर्देश देते हैं और सहायता करते हैं। यह संगठन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व भी करते हैं और न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। संगठन निर्माण के द्वारा उपभोक्ताओं के द्वारा आपस में मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। जब भी कोई आंदोलन करना होता है तो ये संगठन आम व्यक्तियों का नेतृत्व करते हैं। इन्हें उपभोक्ता मंच या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से संगठन का निर्माण करते हैं। उपरोक्त माध्यम के द्वारा उपभोक्ता अपने एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। बाजार में नियम एवं विनियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उदाहरण द्वारा देकर समझाइए। बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बिक्री के लिए होती हैं, जैसे खाना बनाने की वस्तुएं, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसोई के सामान इत्यादि। विभिन्न प्रकार के सामान की जानकारी उपभोक्ताओं को पूरी तरह से नहीं मिल पाती, इसलिए बाजार में सुरक्षा अति आवश्यक है। इन कारणों से बाजार में नियम एवं विनियम की आवश्यकता पड़ती है। सीमित सूचना। सीमित सूचना ने बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता बना दिया है। सीमित सूचना। आधुनिक युग में सूचना के माध्यम बहुत है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र के द्वारा कंपनियों वस्तुओं की गुणों को अति बढ़ा चढ़ाकर उपभोक्ताओं को बताते हैं, जिससे उपभोक्ता उस वस्तु की ओर आकर्षित हो जाते हैं और कंपनी अब मनमाने मूल्य वसूलते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता ठगे जाते हैं। कहावत है, हम चमकने वाले वस्तु सोना नहीं होते। हर जो चमकने वाले वस्तु होते हैं वो सोना नहीं होते हैं। सीमित प्रतिस्पर्धा। प्रायः देखा जाता है कि कुछ वस्तुओं के उत्पादन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, यदि होती है तो बहुत कम ऐसे में एक उत्पादक वस्तु का उत्पादन एवं वितरण में अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है, जैसे दवाइयाँ, डॉक्टर उपकरण, वाहन, मकान इत्यादि, जिनके वितरण में उत्पादक एक विक्रेता अपनी मनमानी करने लगते हैं और उपभोक्ताओं को ऊंचे मूल्य चुकाने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसी भी संभावना होती है कि उन्हें उत्तम प्रकार की सामग्री या वस्तु न मिले। इन सभी कारणों के कारण बाजार में नियम एवं विनियम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक उत्पादक के घटकों का विवरण। पहला का होगा सुरक्षा का अधिकार। ये सभी इसको मिलान कर लें। आगे देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? समझाइए। भारत में उपभोक्ता दलों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाकर उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं, जिसमें उनका संरक्षण हो सके, बाजार में मूल्य नियंत्रण हो सके, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन हो सके। जागरूकता फैलाकर उपभोक्ता जब कोई सामान खरीदता है तो उसे वस्तुओं की गुणवत्ता पर, मूल्य पर ध्यान देना चाहिए। नाटक का प्रयोग। उपभोक्ता दलों द्वारा जगह जगह पर नाटकों का प्रयोग करके उपभोक्ताओं को जागरूक करने की कारण
किया जाता है। कानूनों का पालन। उपभोक्ता संगठनों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के लिए अनुचित व्यवस्थापकों सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार पर दबाव बनाते हैं। मीडिया का प्रयोग। उपभोक्ता दोनों द्वारा मीडिया का प्रयोग करके उपभोक्ताओं का जागरूक करते हैं, उत्पादकों की कार्यशैली का प्रश्न करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं एवं समाचार पत्रों के द्वारा उपभोक्ताओं के कर्तव्य का प्रकाशन करते हैं, जिसमें जागरूकता में वृद्धि होती है और उपभोक्ता सुरक्षित होते हैं। संचार माध्यमों का प्रयोग। उपभोक्ता संगठन संचार के माध्यमों का प्रयोग करके उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं, उनके कर्तव्यों को दर्शाते हैं, जिसमें उपभोक्ता जागरूक होते हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो इत्यादि। बाजार कानूनों का पालन। उपभोक्ताओं का मुख्य कार्य है कि यह देखा जाए कि बाजार में क्रय विक्रय में बाजार नियमों का पालन किया जा सकता है या नहीं, जैसे स्टॉक रजिस्टर, वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच, वस्तुओं के क्रय के बाद की सेवाएं उपभोक्ताओं को दी जा रही है या नहीं। इस प्रकार के से उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जागरूक कार्यशैली को अपनाकर उत्पादक वर्गों का दबाव बनाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, जिससे उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं तक शुद्ध वस्तुएं पहुंच पाती है। उपभोक्ता के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू किया जाता है, समझाइए। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के इस युग में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए भारत सरकार ने कई मापदंडों की लागू किया, जैसे कानूनी, प्रशासनिक एवं तकनीकी मापदंड। उपभोक्ता के अधिकारों संबंधी कानून। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया, जिसमें उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कई प्रावधान हैं। सर्वप्रथम राज्य एवं जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता आंदोलनों का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहा जाता है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और जिला स्तर पर जिला मंच कहा जाता है। इन संस्थाओं पर उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने पर जल्द कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। यदि शिकायत सही है तो उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाती है। विक्रेता को निर्देश दिया जाता है कि वस्तु में पाए जाने वाले त्रुटि को ठीक करें। खराब वस्तु के बदले नई वस्तु ग्राहक को दिया जाए। विक्रेता के द्वारा उपभोक्ता को होने वाली हानि को पूर्ति की जाए। भविष्य में खराब वस्तु नहीं बेचने की हिदायत दी जाती है। कंपनी पर जुर्माना भी लगाई जाती है। प्रशासनिक मापदंड। सरकार के कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य वस्तु को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान के द्वारा रोक लगाने का प्रयास किया जाता है। तकनीकी मापदंड। तकनीकी मापदंड के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का मानकीकरण करना है। वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करके एक मार्क ISI इत्यादि को मुहर लगाई जाती है। खाद्य वस्तुओं के लिए एक मार्क चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह प्रमाण देते हैं कि वस्तु शुद्ध है। इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए विशेष मापदंड अपनाए गए हैं, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा में बहुत सुधार हुआ है। उपभोक्ता शोषण का क्या अर्थ है? उपभोक्ता शोषण के उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। उपभोक्ता शोषण का अर्थ है कि किसी उपभोक्ता को विक्रेता द्वारा वस्तुओं की मात्रा में कमी, नकली वस्तु, मिलावटी वस्तु एवं वस्तुओं के बारे में गलत जानकारी देते हैं। अर्थात जब कोई क्रेता विक्रेता से कोई सामान खरीदता है तो विक्रेता के द्वारा गलत सामान दिया जाना उपभोक्ताओं का शोषण कहलाता है। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें कुछ निम्न है। आकर्षण विज्ञापन। संचार के माध्यमों से कंपनियों अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिससे उपभोक्ता आकर्षित हो जाते हैं और शोषण का शिकार हो जाते हैं। सूचना का अभाव। उपभोक्ताओं का सही सूचना नहीं पहुंच पाती है।
उपभोक्ताओं का क्रय संबंधी नियमों का जानकारी नहीं हो पाती है और गलत वस्तुओं का क्रय कर लेते हैं। वस्तु की आपूर्ति में कमी विक्रेताओं द्वारा कभी कभी काला बाजारों एवं जमाखोरी की जाती है, जिसके कारण बाजार में वस्तुओं में कमी आ जाती है और विक्रेता मनमाना मूल्य वसूल करते हैं। अशिक्षा। आज भी भारत में एक बड़ी जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षित व्यक्ति क्रय के नियमों को नहीं जान पाते हैं। वे दुकानदार के कहे अनुसार वस्तु के क्रय करते हैं। एकाधिकार की स्थिति कहीं कभी देखा जाता है कि कुछ वस्तुओं में किसी कंपनी का एकाधिकार हो जाता है और वह वस्तुओं का मूल्य अपने अनुसार तय करता है, जिससे वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जैसे दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण इत्यादि। निम्न एवं नियम एवं कानून होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता है। क्यों वर्णन करें। भारत में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम एवं कानून बने हुए हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। नियम एवं कानून होने के बावजूद भी उनका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिससे कि कुछ कारण निम्न हैं। कर्मचारियों का नैतिक पतन। नियम एवं कानून का लागू होने के बावजूद अनुपालन नहीं होना, अर्थात इसमें कर्मचारियों की नैतिक पतन शामिल है, क्योंकि वह भ्रष्ट व्यापारियों एवं दुकानदारों से मिले हुए होते हैं और उन्हें बच निकलने का अवसर प्रदान होते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार। बड़े व्यापारियों, राजनेता तथा प्रशासनिक अधिकारों भी मिले हुए होते हैं, जिनमें नियमों का अनुपालन नहीं होता है। उपभोक्ता की अज्ञानता। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की विवेकशील माना जाता है, परंतु हमारे देश में आज भी एक बड़ी जनसंख्या अशिक्षित है, जिसके कारण उन्हें नियमों का पता नहीं होता है। मांग एवं पूर्ति में असंतुलन। अर्थशास्त्र में मांग एवं पूर्ति में असंतुलन करके नियम का निर्धारण किया जाता है, परंतु व्यापारियों द्वारा मांग एवं पूर्ति का असंतुलन कर दिया जाता है और वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, जिससे उत्पादक को लाभ प्राप्त होता है। प्रतियोगिता। कभी कभी बाजार में प्रतियोगिता की अभाव पाया जाता है। किसी वस्तु में किसी व्यापारी के द्वारा एकाधिकार प्राप्त कर लिया जाता है और नियमों का ताक में रहकर वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है, जिससे व्यापारियों के साथ साथ अधिकारियों को भी मिलीभगत होती है। उपरोक्त तथ्यों के द्वारा नियम एवं विनियम के होते हुए भी उसका अनुपालन नहीं किया जाता है और उपभोक्ताओं को शोषण का शिकार बनाया जाता है, जिसे सरकार के द्वारा रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है, जिससे काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति का वर्णन करें। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खदान की अत्याधुनिक कमी होने के कारण जमाखोरी और कालाबाजारी बहुत बढ़ गई है। अत्यधिक लाभ कमाने के लालच में उत्पादक एवं विक्रेता खाद्य पदार्थों की एक खाद्य तेल जैसी वस्तुओं में मिलावट करने लगे थे। इसके विरोध में हमारे देश में उपभोक्ता आंदोलन एक संगठित रूप में प्रारंभ हुआ। हमारे देश में उपभोक्ता आंदोलन 1960 ईस्वी के दशक में प्रारंभ हुआ। उस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन बहुत दोषपूर्ण था। राशन दुकानदारों के विक्रेता प्रायः उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में तथा उचित समय पर वस्तुओं की पूर्ति नहीं करते थे और मनमानी करते थे। उपभोक्ता संगठनों ने इन पर निगरानी रखना शुरू किया और अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराने लगे। यह संगठन सार्वजनिक सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध करने लगे। उपभोक्ता संगठन में वृद्धि होने लगी और उपभोक्ता जागरूक होने लगे। उपभोक्ता आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए। सरकार द्वारा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। एक अत्यंत प्रगतिशील एवं व्यापक कानून है, जहां पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता फोरम से लेकर न्यायालय तक स्थापित किए गए।
अभी देश में 700 से अधिक और सरकारी एवं गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन सरकार इन्हें संगठित करने में प्रयासरत है। इस प्रकार से भारत में उपभोक्ता आंदोलन के प्रयास से उपभोक्ता जागरूक होने लगे और अपने अधिकार के प्रति सचेत होने लगे, जिसमें भारत के काला बाजारी एवं जमाखोरी में कमी होने लगी। आज भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन जन तक पहुंचने की आवश्यकता है। भारत में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता जोर शोर से विकास पर है। उपभोक्ता संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली त्रिस्तरीय का विस्तार समझाइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें सरकार के द्वारा न्यायिक प्रणाली को 3 स्तरों में बांटा गया, जिसका वर्णन निम्न है। राष्ट्रीय आयोग, यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, अर्थात पूरे देश के लिए कार्य करते हैं। उन मामलों का सीधी सुनवाई करती है जो 1 करोड़ से अधिक है। राष्ट्रीय आयोग में पूरे देश के लोगों का अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य स्तरीय यह प्रत्येक राज्य में स्थित होता है। इस आयोग के अंतर्गत 20 लाख से 1 करोड़ तक की राशि के दावा की सीधी सुनवाई करती है। राज्य स्तरीय आयोग पूरे राज्य के लिए होती है। जिला स्तर पर जिला मंच फोरम, इसकी प्रत्येक व्यवस्था प्रत्येक जिले में की गई है या 20,000 रुपये से कम मामलों की सुनवाई करती है। जिला फोरम पूरे जिले के लिए कार्य करते हैं। उन जिलों के कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि किसी स्थिति में कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम के फैसले से असंतुष्ट होता है तो वह राष्ट्रीय आयोग के फैसले के 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली का गठन किया है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण के उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण किया जाता है। एक उपभोक्ता अपने शिकायत किस प्रकार दर्ज करा सकता है, समझाइए। भारत में उपभोक्ता के शिकायत के लिए त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली गठित की गई है, जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपनी शिकायतों को उपभोक्ता फोरम में रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अनुसार उपभोक्ता अपनी शिकायत के एक सादे कागज पर विस्तृत विवरण, जिनमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख प्रस्तुत कर सकता है। शिकायतकर्ता एवं विपरीत पार्टी का नाम तथा पता, शिकायत से संबंधित कारण एवं वितरण, शिकायत हेतु आरोपों के समर्थन में दस्तावेज, शिकायत पर आवेदक अपना अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर, शिकायतकर्ता उपयुक्त तथ्यों को आधार पर उपभोक्ता शिकायत केंद्र पर जाकर आवेदन दे सकता है। उपभोक्ता के पास शिकायत हेतु दस्तावेज में जैसे रसीद और वस्तुओं की गारंटी एवं वारंटी कार्ड और दुकानदारों को पूरा पता, दोषपूर्ण वस्तुओं का साक्ष्य होने चाहिए। उपभोक्ता अपने केस की पैरवी के लिए सक्षम हो तो खुद या कोई वकील भी रख सकता है और शिकायतकर्ता विपरीत पार्टी के खिलाफ अपनी बातों को साक्ष्य के साथ फोरम में रख सकता है। यदि उसके साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं तो शिकायतकर्ता को विपरीत पार्टी से क्षतिपूर्ति प्रदान कराई जाती है एवं विपरीत पार्टी को आदेश दिया जाता है कि वह भविष्य में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं करें। उपभोक्ता शिकायत केंद्र में शिकायत दर्ज कराने की बहुत ही आसान प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसमें अधिक से अधिक उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सके। शिकायत दर्ज कराने के पश्चात सुनवाई की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है।